क्या होता है वो देखते हैं। होम पेज एससीओ का लास्ट टॉपिक है ये। सर, जी बोलिए। हमें वर्डप्रेस में अगर हमें एक ही रो में 3 फोटोज डालनी है तो वो कैसे डाल सकते हैं? उसके लिए आप गैलरी यूज करो। सर, ये फीचर जब है आप क्या प्लस इसके में अंदर? जाते हो, हाँ जब अच्छा। आप प्लस में जाते हो तो इमेज के बदले आप क्या हाँ। सर्च करो, गैलरी। ओके। और उसके बाद फोटो सेलेक्ट करो। तो वहां हाँ। पे ऑप्शन आता है, बाय डिफॉल्ट 3 इमेज का ऑप्शन आता है। आप चाहो तो एक रो में 4 करना है, 2 करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते ठीक है सर। ओके। थैंक यू। हो। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या। 404 एरर क्या होता है नाउ। किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में कि 404 एरर क्या होता है? कभी सुना है, कभी पढ़ा है? ब्रोकन पेजेस सर। हाँ, ब्रोकन पेजेस। पेज ब्रोकन नॉट। पेजेस। यस, बोल सकते हो। 404 एरर का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। ठीक है, पेज नॉट फाउंड। अब इसका एससीओ से क्या लेना देना? तो कहीं ना कहीं इसका एसईओ से लेना देना है, क्योंकि यदि हमारी वेबसाइट में 404 एरर रहेगा तो हमारी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस है। क्योंकि गूगल बोलता है कि आप यदि यूजर को एसईओ करके बुला रहे हो और यूजर जब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और क्लिक करने पे कोई भी लिंक ओपन नहीं हो रहा है, या कोई एक लिंक ओपन नहीं हो रहा है, मतलब आप उसको मिसगाइड कर रहे हो क्योंकि वो एरर पेज। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस होता है। तो हमको उसको सॉल्व करना है यदि 404 एरर है तो। बट सवाल ये है कि 404 एरर आता क्यों है? कोई भी जानबूझ के तो करेगा नहीं कि अपनी वेबसाइट में एरर पड़े रहने दो। तो क्या ऐसे रीजन है जिससे हमारी वेबसाइट पे एरर आता है? पहला चीज, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करके क्या करें, उसको सॉल्व करें, जिससे हमारी रैंकिंग ड्रॉप होने से बचे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, 404 एरर जो होता है वो गलती की वजह से होता है। क्या क्या गलती हो सकती है? सबसे पहला कि आपका जो यूआरएल है, उस यूआरएल में क्या हो गया, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। कैसे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी? आप जो पेज बनाए हो, उस पेज का हो सकता है यूआरएल है www.abc.com, लेकिन जब आप आपके किसी पेज के साथ वो लिंक ऐड कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपने हड़बड़ी में www.abc के बदले acb.com कर दिया, या हो सकता है कि www.abc.com किया आपने, लेकिन तीसरा डब्ल्यू खा गए, तो एरर देगा क्योंकि प्रॉपर नहीं है वो। ठीक है, तो कोई भी रीजन से यदि आपके यूआरएल में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, या फिर आपके यूआरएल में क्या हो जाता है, स्पेस आ जाता है। यदि आपने यहाँ पे abc.com प्रॉपर लिखा, लेकिन यहाँ पे स्पेस आ गया, ये काम नहीं करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से, यूआरएल में स्पेस आने की वजह से, आपका जो यूआरएल है वो क्लिक करने पे एरर देता है। ठीक है, इसके अलावा और एक जो रीजन होता है वो ये होता है कि आपका जो वो पेज है, मतलब सपोज www.abc.com/ जो भी आपका यूआरएल है, ठीक है, ये जो यूआरएल है, ये जो पेज है XYZ का आपकी वेबसाइट पे, ये पेज किसी रीजन से डिलीट हो चुका है आपकी वेबसाइट से, मतलब आपके सर्वर से वो पेज डिलीट हो चुका है। लेकिन जब कोई उसमें क्लिक कर रहा है तो क्या हो रहा है कि वो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप, हो सकता है कुछ काम कर रहे होगे और गलती से वो पेज डिलीट हो गया, लेकिन उसका यूआरएल वेबसाइट पे है। या हो सकता है कि आपने किसी और वेबसाइट पे या सोशल मीडिया में कहीं पे डाल के रखा है और उसमें कोई क्लिक कर रहा है, तो वो पेज वेबसाइट पे डिलीट होने की वजह से पेज अवेलेबल ही नहीं है, तो एरर दे रहा है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या होते हैं, आपके वेबसाइट में एरर आते हैं, और इससे हमारी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांस होता है। ठीक है, लेकिन ये जो एरर है ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सॉफ्ट 404 एरर, 404 एरर, और दूसरा होता है हार्ड 404 एरर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सॉफ्ट 404 एरर यदि आपकी वेबसाइट में आता है तो इससे रैंकिंग ड्रॉप होने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन हार्ड 404 आता है तो उसमें रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस है। जैसे कि यदि मैं, आप लोगों का वेबसाइट क्या है, विंटर के नाम से, ओपन करते हैं यहाँ पे। क्या आप लोगों में से किसी ने भी आपकी वेबसाइट में पंकज के नाम से कोई पेज बनाया है क्या?
कभी भी प्रैक्टिस करते वक्त या जैसे भी? नहीं सर। नहीं। लेकिन जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो क्या दिखाएगा, क्या दिखा रहा है? ब्लैंक। ऊपर में यूआरएल पंकज प्रॉपर आ रहा है ब्लैंक, लेकिन आपकी वेबसाइट का लोगो जो भी आपने डाला हुआ है, मेन्यू एज इट इज है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। मतलब एक्चुअली इस थीम पे पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नहीं तो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट है कि आप कोई भी ऐसा यूआरएल जो आपके डोमेन से रिलेटेड है और कोई गलत टाइप कर रहा है या वो अवेलेबल नहीं है, तो वो एक कस्टम पेज लेके आता है जिसमें लिखा रहता है 404 एरर, जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ये रहा पेज नॉट फाउंड करके आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये कस्टम पेज है जो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट कोडिंग किया हुआ है। बट गूगल के अकॉर्डिंग क्या है, आपने ये यूआरएल डाला और ये पेज ओपन हुआ, इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट आपको दिख रहा है, तो गूगल को लगता है कि पेज है ये एरर नहीं है, बट यूजर को जो चाहिए था वो ओपन नहीं हुआ। तो यूजर के लिए तो एरर है, जो उसको चाहिए था वो पेज ओपन नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में सर्च इंजन के लिए ये एरर नहीं है, क्योंकि आपके यूआरएल पे कंटेंट लोड हुआ और उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट आपको दिख रहा है। तो ये जो एरर होता है इसे हम बोलते हैं सॉर्ट 404 एरर। और ये एरर होता नहीं है, हमारे वेबसाइट में कोई हार्ड एरर ना है, उसको सॉल्व करने के लिए हम ये सॉफ्ट का कोड वेबसाइट में डाल देते हैं कि हमारे डोमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसा पेज जो हमारे सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, या कोई गलती से यूआरएल में गलत स्पेलिंग डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो एरर ना आए और ये कस्टम पेज आ जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। जैसे कि एसडीएम की वेबसाइट में देखते हैं उन्होंने डाल के रखा है क्या। मैं यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ पंकज, यस, उन्होंने 404 एरर पेज बना के रखा है, दिख रहा है। यहाँ पे पंकज के नाम से पेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंटेंट लोड हुआ, क्या लोड हुआ, कुछ भी नहीं, खाली मेन्यू ऑप्शन दिख रहा है, नीचे का फुटर दिख रहा है, बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यही चीज मैं यदि अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं ओपन करता हूँ सपोज पंकज के नाम से, तो क्या आएगा देखो। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, ना ये अभी लोड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पेज ओपन होगा, नहीं तो डायरेक्ट एरर देता, ठीक है। मे भी इंटरनेट स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या है। ना क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे लिखा है वी आर सॉरी पेज नॉट फाउंड, लेकिन बैक टू होम, मतलब एक पेज लोड हुआ। जरूरी नहीं कि यही यूआरएल, यदि मैं पंकज के बदले कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ साक्षी जी के नाम से डालते हैं, तो भी ये आया। मतलब मेरे डोमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसा यूआरएल जो सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, यही पेज ओपन होगा, क्यों, क्योंकि बैकएंड में वैसा कोड किया हुआ है। सेम थिंग, एसडीएम की वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी है, तो वर्डप्रेस का एक बाय डिफॉल्ट होता है कि ये सेटिंग होती है, हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, कुछ और करना है, कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये गूगल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पेज ओपन हुआ, बट एक्चुअल में यूजर के लिए वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट 404 एरर, जिससे रैंकिंग में कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हार्ड 404 मतलब दिखाता हूं मैं, जैसे कि मैंने सर्च किया, कोई भी आपका डोमेन है और यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ, क्या दिखा रहा है, हार्ड 404 एरर, इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे कोई मेन्यू ऑप्शन नहीं, कहीं भी आपको जाने का ऑप्शन नहीं है, लिखा हुआ है द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, आपको इस पेज को क्लोज करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो वैसा जो एरर होता है उसे हम बोलते हैं हार्ड 404 एरर। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का डोमेन डालने के बाद भी यदि स्लैश करके ओपन किया जाए, जैसे कि सपोज www.mubamachan.com, और यहाँ पे मैं एक स्पेलिंग गलत डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट फाउंड, ये एरर आता है। तो ये जो है इसमें आपके पास ऑप्शन है क्या कि आप किसी मेन्यू में क्लिक करके या बैक जाके जा सकते हो उस पेज में वापस, नहीं, आपको इसको क्लोज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं हार्ड 404 एरर, और ये एरर आपकी वेबसाइट में रहेगा तब आपकी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांस। क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जानबूझ के तो हम करते नहीं है, इन केस किसी भी रीजन से यदि ये एरर हमारे वेबसाइट के लिए आता है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है,
तो एक तरीका होता है ये सॉफ्ट 404 एरर। आप अपने वेबसाइट में सेट कर दो तो कोई भी ऐसा रहेगा तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट 404 एरर आएगा, ठीक है। लेकिन दो चीजें हैं, यदि एरर हमारे वेबसाइट के अंदर है, मतलब वेबसाइट डेवलप करते वक्त किसी पेज का लिंक डालते वक्त गलती से हमसे कोई यूआरएल में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या सपोज स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेस आ गया, तो हम हमारे वेबसाइट के बैकएंड में जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्ट 404 एरर या कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि एरर हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब किसी और की वेबसाइट में, मतलब बोलने का क्या है कि फॉर एग्जांपल, हालांकि ऑफ पेज में होता है, क्योंकि ऑफ पेज एक्टिविटी मतलब हम हमारी वेबसाइट की लिंक दूसरे वेबसाइट में सबमिट करते हैं, ठीक है। तो जब हम दूसरे की वेबसाइट में हमारी लिंक को सबमिट करते हैं और वहां पे हमने गलती से कोई ऐसा यूआरएल डाल दिया या कॉपी पेस्ट में हमसे गलती हो गई कि लास्ट का एक आध कैरेक्टर छूट गया या गलती से स्पेस आ गया, तो किसी और के सर्वर पे हम हमारे वेबसाइट को सबमिट तो कर सकते हैं, बट सबमिट करने के बाद हर वेबसाइट पे आप उसको एडिट या ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। वो डिपेंड करेगा एक्टिविटी वाइज, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि आपने किसी और की वेबसाइट में अपनी वेबसाइट की लिंक डाली बट गलती से उसमें स्पेस आ गया या यूआरएल गलत हो गया या जो भी हुआ, अब उस सामने वाले की वेबसाइट से उसको हटाना यदि पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम दो ऑप्शन होता है उसको दूर करने का या सॉल्व करने का। एक होता है सॉफ्ट 404 एरर, क्योंकि आपके डोमेन से रिलेटेड कुछ भी यदि दूसरा गलत यूआरएल होता है तो वो सॉफ्ट 404 डिस्प्ले करेगा, जिससे रैंकिंग ड्रॉप नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप क्या यूज करो, रीडायरेक्शन यूज करो, ठीक है। अब ये रीडायरेक्शन क्या होता है, तो आपने कई बार देखा होगा, जब किसी दुकान पे कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब सपोज बहुत साल से 10-12 साल से कोई दुकान चल रही है, अब उस दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब हो सकता है कि वो अब उसको रेनोवेट करके और बड़े लेवल पे प्लान कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि अब ग्राउंड फ्लोर को मेंटेन करने के बदले उसको तोड़ के फर्स्ट सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर थोड़ा बड़े लेवल पे सोच रहा है, या हो सकता है कि उसको वो स्पेस छोटी लग रही है तो वो बंद करके दूसरी जगह भी शिफ्ट होते हैं। बट जब भी कोई दुकान पे या आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो किसी भी रीजन से, चाहे वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या आपको वो जगह छोटी पड़ रही है, दूसरी जगह ले लिया आपने बड़ी वाली, लेकिन पुरानी दुकान पे आप क्या करते हो, एक बोर्ड लगाते हो, ताकि कोई भी जो कस्टमर है वो 10 साल से आपके जिस एड्रेस पे आ रहा है तो वो अचानक से नए एड्रेस पे तो जाएगा नहीं जब तक उसको पता न चले। तो कोई भी नया कस्टमर आएगा तो आपके पुराने एड्रेस पे आएगा, तो उस पुराने एड्रेस पे आप क्या करते हो, एक बोर्ड लगाते हो कि ये दुकान कंस्ट्रक्शन की वजह से या किसी भी रीजन से आगे 4 दुकान छोड़ के या एक गली छोड़ के वहां शिफ्ट हो गई है। तो वो जो बोर्ड होता है वो बोर्ड रीडायरेक्शन का काम करता है, मतलब लोगों को एक जगह से आपके एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचाने का काम करता है। और एक बार जब लोगों को पता चल जाता है तो फिर वो पुराने जगह नहीं आते, डायरेक्ट नए जगह पे आते हैं। लेकिन जब तक आपका डिटेल लोगों को पता नहीं है या नई जगह का लोकेशन नहीं पता है, तो एक आध 1.5 महीने तक वो बोर्ड पुरानी जगह पे रहता है। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी रीजन से यदि हमारा यूआरएल गलत वहां पे चला गया है, तो वो जो रॉन्ग यूआरएल रहता है, इसको हम क्या करते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं करेक्ट यूआरएल पे, ठीक है, करेक्ट यूआरएल पे। तो इससे क्या होता है, जब भी यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपने उसको करेक्ट यूआरएल पे ट्रांसफर कर दिया, तो वो सही यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ क्या, fb.com। मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, fb.com। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको एंटर करता हूँ। क्या ओपन हुआ आपके सामने, उसका नाम क्या है, facebook.com। हमने डाला क्या था, fb.com। तो फेसबुक वाले ने क्या किया, एक समय के बाद जब फेसबुक का नाम लोगों ने शॉर्ट टर्म लेना चालू कर दिया, मतलब एफबी के नाम से ज्यादा फेमस हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के बदले गूगल में fb.com करके सर्च करने लगे। अब यूजर डाइवर्ट ना हो जाए, इसीलिए फेसबुक ने क्या किया, fb.com के नाम से डोमेन परचेज किया, लेकिन उसको उसमें कुछ बनाना नहीं था, उसने वो डोमेन को मेंटेन करते वक्त क्या किया, सिर्फ रिडायरेक्ट कर दिया कि कोई यदि fb.com पे टाइप करेगा तो वो facebook.com पे आ जाए, ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर या कोई ऐसी चीज नहीं है, बट उसका जो मोटो था वो जेन्युइन था, क्योंकि लोग डाइवर्ट ना हो जाए, कोई और वो डोमेन लेके यदि बना लेगा तो हो सकता है ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए। तो उसने क्या किया,
fb.com लेके फेसबुक पे डाल दिया, ठीक है। सेम विथ, यदि अभी हम बात करें किसकी, ट्विटर की, ट्विटर का नाम अब चेंज होके क्या हो चुका है, x.com, ठीक है, मतलब x हो चुका है। तो उसका यदि मैं ओपन करता हूँ x.com, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या रिडायरेक्ट हो गया, twitter.com, ठीक है। आप ट्विटर डालोगे तो भी ट्विटर ओपन होगा, x.com डालोगे तो भी ट्विटर होगा, क्योंकि अभी इतना सारा डेटा जो twitter.com पे बना हुआ है, एकदम से x.com पे रिडायरेक्ट कर देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो twitter.com सर्च करते हैं, हालांकि वो चाहे तो ट्विटर को x में रिडायरेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी उसने उल्टा करके रखा है, x को ट्विटर पे रिडायरेक्ट करके रखा हुआ है। हो सकता है कि एक समय के बाद वो इसको पूरा x पे रिडायरेक्ट कर दे। क्यों? यदि वो नहीं करना चाहता तो x.com खरीदता नहीं और उसको ट्विटर में रिडायरेक्ट नहीं करता। मतलब आज नहीं तो कल चांसेस है कि twitter.com उसमें रिडायरेक्ट हो जाए और वो डोमेन यूज हो, क्योंकि इसीलिए उसने ट्विटर का नाम चेंज किया, लोगो चेंज किया, सब चीज चेंज किया, ठीक है। तो ये जो रिडायरेक्शन होता है, ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है टेम्परेरी रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन, दूसरा होता है आपका परमानेंट रिडायरेक्शन, ठीक है। टेम्परेरी और परमानेंट रिडायरेक्शन, ठीक है। टेम्परेरी रिडायरेक्शन का मतलब होता है 302, परमानेंट का मतलब होता है 301, ठीक है। तो यदि आपने 301 रिडायरेक्ट किया मतलब परमानेंट रिडायरेक्ट किया, 302 मतलब टेम्परेरी रिडायरेक्ट किया। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, दोनों केस में आपने जहां से जो भी ओरिजिनल यूआरएल पे ट्रांसफर किया वहीं जाएगा, लेकिन टेम्परेरी और परमानेंट का बेनिफिट क्या है या इसका लॉस क्या है। तो टेम्परेरी और परमानेंट का बेनिफिट ये है कि यदि आप परमानेंट रिडायरेक्ट करते हो तो पुराने डोमेन का पूरा वैल्यू नए डोमेन पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेरी रिडायरेक्ट करते हो तो टेम्परेरी में पुराने डोमेन का पूरा वैल्यू नए डोमेन पे ट्रांसफर नहीं होता है। वो टेम्परेरी, उसको पता है कि कल हो सकता है या 4 दिन बाद वापस वो उस डोमेन पे शिफ्ट हो जाए या रिडायरेक्शन आप हटा दो, इसलिए कोई भी वैल्यू किसी की भी ट्रांसफर नहीं होती। अब ये वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू मतलब होता है आपका डीएपी है जो ऑफ पेज में आप पढ़ोगे। किसी भी वेबसाइट का जो वैल्यू होता है, जो उसका पावर होता है, जितना वो बनता है उसके हिसाब से जो ट्रांसफर होता है वो वैल्यू ट्रांसफर होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे यदि समझना है तो अभी के लिए आप ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप है, उस शॉप में सपोज कोई ओनर है, वो दो चीज होती है, एक एज के बाद वो क्या करता है, अपने बेटे को क्या करता है, हैंडओवर कर देता है, ठीक है कि अब आप मैनेज करो, मैं बीच बीच में कभी आ जाऊंगा, लेकिन बिजनेस को वो टेक ओवर करता है और पूरा डिसीजन मेकिंग पावर उसको दे देता है, ठीक है। तो अभी यदि कोई ओनर अपने बेटे को यदि डिसीजन लेने की पावर दे दिया और वहां पे सबको इन्फॉर्म कर दिया कि आज के बाद ये सब चीज देखेगा, ये जो बोलेगा वैसा यहाँ पे होगा, तो जितने भी लोग होंगे वहां पे उसके बेटे के बोलने के हिसाब से काम होगा, वो चलेगा, ठीक है। मतलब उनकी जो पूरी पावर थी या जो भी बेनिफिट था वो उसको मिला। अब ये जैसा बोलेगा सही या गलत, वहां पे उसका मान रखा जाएगा और वैसा काम किया जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस है। लेकिन यही चीज मैं बोलता हूँ कि अभी सामने वाले बिजनेस ओनर ने किसी बेटे को हैंडओवर नहीं किया, उसने क्या किया, वहां के मैनेजर को हैंडओवर किया, क्योंकि 10-15 दिन के लिए वो बाहर जा रहा है। तो क्या हर एक डिसीजन पे मैनेजर की जो वैल्यू है वो ओनर की जितनी रहेगी क्या? उतना जितना रिस्पेक्ट लोग ओनर की करते थे वो मैनेजर की करेंगे क्या उसके एब्सेंट पे? नहीं, क्योंकि पता है ये नहीं 5 दिन करेंगे। के लिए वापस वैसे ही का वैसे ही हो जाएगा जो पहले था। तो जब टेम्परेरी कोई चीज रिडायरेक्ट होती है तो पुरानी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू नए में ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन जब परमानेंट रिडायरेक्ट करते हैं तो पुराने डोमेन की वैल्यू या पुरानी चीज की वैल्यू नए पे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको जब पता है कि ये चीज अब दोबारा यहाँ पे नहीं आने वाली, इसको परमानेंटली ट्रांसफर करना है, तो हम 301 रिडायरेक्शन करते हैं। और जब हमको पता है कि टेम्परेरी, मतलब जब किसी पेज पे काम चलता है, तो आपने ऑनलाइन कई बार देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि दिस पेज इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज विजिट आफ्टर फ्यू आवर्स। मतलब उस पेज में काम चल रहा है, तो वो जो पेज आपके सामने आता है वो पेज टेम्परेरी रिडायरेक्शन की वजह से आता है। मतलब जो ओरिजिनल यूआरएल जो आपने डाला था उस पे क्लिक करने पे एक दूसरा पेज आ रहा है जिसमें लिखा है साइट अंडर मेंटेनेंस है। क्यों? तो उसने एक ऐसे यूआरएल को नए यूआरएल पे रिडायरेक्ट किया टेम्परेरी,
जिस पे काम चल रहा है तो लोगों को एरर दिखेगा, उससे अच्छा एक मैसेज दिखा दो। और जब वो काम खत्म हो जाता है तो रिडायरेक्शन को क्लोज कर देते हैं, तो वापस उस यूआरएल पे जो ओरिजिनल कंटेंट था वो वापस दिखता है। ठीक है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हो, टेम्परेरी या परमानेंट जैसा भी आपको रिडायरेक्ट करना है वो रिडायरेक्ट करते हो। क्लियर है? तो ये 404 एरर को सॉल्व करने का मेथड है। हमको ये चीज दिमाग नहीं लगानी, ये डेवलपर करता है, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि रिडायरेक्शन क्या होता है, 404 एरर क्या होता है, क्योंकि एज ए डिजिटल मार्केटर हमारा काम होता है किसी भी वेबसाइट को रैंक पे लेके आना। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है, ताकि उस पे भी हम ध्यान रखें और हमारी रैंकिंग ड्रॉप ना हो। नहीं तो जो भी मेहनत करेगा उसका आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये काम डेवलपर करेगा, लेकिन हमको पता रहेगा तो हम डेवलपर को बोल सकते हैं, इनकेस यदि कोई डेवलपर आपको घुमाता है कि ठीक है इसको हम कर देंगे बट इसके लिए 4 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई 10 मिनट का काम है, मेरे को मत सिखा, मेरे को पता है कैसा होता है। तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि आप किसी के को काम दो, आउटसोर्स करो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, या आप किसी टीम में काम करो, टेक्निकल चीजों का यदि आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, तो हो सकता है कि सामने वाला काम चोरी के चक्कर में 5 मिनट, 10 मिनट या एक दिन का काम आपको 4 दिन बोले, और 4 दिन तक वो टाइम पास करे। ठीक है, उसको तो सैलरी मिल रही है, लेकिन आप लटके हुए हो। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप सही तरीके से काम करा पाओगे, और आपको मेहनत भी नहीं लगेगी। ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल यदि आपको फ्रीलांसिंग करना है या खुद का स्टार्टअप करना है, तो ये सब चीज का आइडिया होगा, तब आप टीम को मैनेज कर पाओगे और काम कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो। ठीक है। तो अभी तक के जितना भी आप लोगों ने ऑन पेज से रिलेटेड पढ़ा है, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ा हो, जो भी पढ़ा हो, किसी में भी यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 5 मिनट है आप लोगों के पास, 5 मिनट जो भी नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा या कहीं नोट किया होगा तो एक बार पूरा रिवाइज कर लो, चेक कर लो। और कहीं भी लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। ऑफ पेज आपका मैक्सिमम 2 दिन चलेगा। ठीक है। और यदि आप लोग शांत रहे, कुछ नहीं बोलोगे, तो हो सकता है एक ही दिन में खत्म हो जाए, और उसके बाद गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर, फिर आपका एसईओ खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो 5 मिनट का आपके पास टाइम है। जो भी नोट्स आप लोगों ने बनाया है, जैसा भी आप लोगों ने रिवाइज करते हो, जो भी मेथड आप लोगों का है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, ताकि कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम ऑफ पे स्टार्ट करेंगे। सर, जी बोलिए। आपने जो वेबसाइट दिया था हम लोगों को दूसरे बैच में बना के, उसमें कोई हम्म, एरर आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो वो एरर इंटरनल सर्वर एरर लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद वो तीन। आप कंटिन्यू करोगे तो ओपन हो जाएगा। सर, कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं। स्क्रीनशॉट भेजो, क्या एरर आ रहा है।
जो आप डोमेन बंद कर रहे हो डोमेन में आपको कब मिला था? और रात में मुझे दिया था। तो हो सकता है कि रोहित सर ने स्पेस कम होगा करके वो डोमेन डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा। तो बैच के लिए अलग अलग डोमेन बनता है, तो आपकी जो पुरानी बैच थी उसमें यदि मिला है तो वहां पे शायद डोमेन डिलीट हो गया, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो उसके लिए आपको रोहित सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि वापस बना के दे। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? अच्छा, स्ट्रक्चर यूआरएल क्या होता है? इंटरनल लिंक तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, गूगल वेब मास्टर आपने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये साइट मैप एक बार थोड़ा सा रिपीट करना सर। ये साइट मैप एक्सएमएल और एचटीएमएल के क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? सपोज वो एक्सएमएल गूगल के लिए होता है या यूजर के लिए होता है? एक बार बता देना सर। देख, साइट मैप जो होता है, पहली चीज तो वो एचटीएमएल बनाओ या एक्सएमएल बनाओ, रीड तो दोनों गूगल करता है या कोई भी सर्च इंजन रीड करता है। बट हमने एक चेंजेस देखे थे या एक डिफरेंस देखा था कि जब हम एक्सएमएल साइट मैप बनाते हैं तो एक्सएमएल साइट मैप में क्या होता है, आपके हर एक यूआरएल का डिटेल होता है कि वो कितने दिनों में अपडेट होता है, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक्सएमएल साइट मैप में डिटेल होता है। और यूआरएल मीन्स सर वो पेज का यूआरएल्स होता है ना, जितने भी हमारे एक वेबसाइट पे पेजेस होते हैं। अब जैसे कि मैं सपोज एच डी एफ सी का एग्जाम्पल दिया था, तो एच डी एफ सी की वेबसाइट ओपन करता हूँ और ये एक्सएमएल साइट में ओपन करता हूँ, और इस साइट मैप पे पहले से तो ये कोडिंग फॉर्मेट में तो अंडरस्टूड है कि ये यूजर को समझ में नहीं आया, तो ये स्पेसिफिक गूगल के लिए या सर्च इंजन के लिए बनता है। अब इसमें हम क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं मेरा एक यूआरएल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज फ्रीक्वेंसी डेली, मतलब इस यूआरएल पे या ये जो पेज है इसको जनरली हम होम पेज बोलते हैं, इस पेज पे जो कंटेंट है वो डेली अपडेट होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? एचडीएफसी बैंक। और दूसरा क्या बोल रहा है? प्रायोरिटी, मतलब वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए, तो वो एकदम हायर प्रायोरिटी पे है। क्यों? 1 मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर पे 0.9 0.8 ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आप देते हो। ठीक है, तो किसी को भी यदि आपने 1 प्रायोरिटी दिया मतलब एकदम हाई, तो एच डी एफ सी बैंक बोल रहा है कि ये जो मेरा होम पेज है, ये पेज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रोज अपडेट होता है, तो इसको आप क्रॉल करो और अपने डेटाबेस में सेव करो। सेम विथ ये कोई दूसरा यूआरएल है, फिर ये अलग यूआरएल है, तो उनके वेबसाइट में जितने भी यूआरएल है या जितने भी पेज है, सारे पेज का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा पेज कितना इंपॉर्टेंट है, साथ में कितने दिनों में उसमें कंटेंट अपडेट होता है, ताकि गूगल उसके हिसाब से आए। क्योंकि अब खुद सोचो, आपको सपोज ये नहीं पता कि बैंक का वर्किंग टाइम क्या है, और आप 2:30 बजे बैंक चले गए कुछ काम से और पता चला वहां लंच का टाइम, क्या होगा आपका? वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको पता है कि हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे क्या होता है, बैंक बंद होता है, और आप बिना ध्यान लगाए या बिना सोचे समझे फोर्थ सैटरडे या सेकंड सैटरडे किसी भी टाइम पे आप बैंक चले गए, तो क्या मिलेगा? बैंक बंद, आपका काम नहीं होगा। तो जब आपको पता है रहेगा कि कोई भी बैंक या कोई भी ऑफिस का वर्किंग टाइम क्या है, उस वर्किंग टाइम पे आप जाओगे तो आपका काम होगा। यदि आप पहले या बाद में जाओगे तो बंद मिलेगा, आपका काम नहीं होगा, या वीकेंड पे जाओगे तो हो सकता है बंद मिले, काम ना हो। तो आपको पहले से पता होगा, उसके लिए वो क्या करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम उस बैंक पे जाते हो तो वहां पे एक बोर्ड लगा रहता है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, कि आपका वर्किंग टाइम क्या है, कितने से कितने बजे तक आना। या वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट में भी वर्किंग टाइम आजकल लोग मेंशन करते हैं, ताकि सामने वाले को पता चले, तो वो यूजर के बेनिफिट के लिए होता है। वैसे ही हम गूगल के लिए बनाते हैं कि गूगल भी हमारे वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आता है, तो उसका भी टाइम वेस्ट ना हो, और वो टाइम पे हमारे वेबसाइट के सारे कंटेंट को अपडेट कर ले। तो हम एक्सएमएल साइट मैप के थ्रू उसको इन्फॉर्म करते हैं कि भैया मेरे वेबसाइट में इतने सारे पेज है, और इसमें से कौन सा पेज कितने दिनों में अपडेट होता है और मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि गूगल उसके हिसाब से आता है और उसको विजिट करके डेटा अपने डेटाबेस पे स्टोर करता है। तो उसके लिए हम एक्सएमएल साइट मैप बनाते हैं। एचटीएमएल यूजर के लिए होता है, बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट उससे गूगल को कोई फायदा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हमको फायदा होता है, क्योंकि हम
HTML साइट मैप में एक एक टॉपिक पे, मतलब एक एक टेक्स्ट पे लिंक देते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जिस चीज का वो पेज है। तो हमको कीवर्ड टारगेट करने का मौका मिलता है, जिसको हमने कल बोला था क्या एंकर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट पे लिंक होता है उसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट दोनों से है, बट हमको साइट मैप के केस में XML पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि HTML डेवलपर बनाएगा। उसका पेमेंट यदि एक्स्ट्रा नहीं दिया है क्लाइंट ने तो रहने दो, छोड़ दो। छोटी वेबसाइट है तो आप बना सकते हो, बड़ी वेबसाइट है तो जाने दो, क्योंकि जितना मेहनत और टाइम लगेगा उतना पेमेंट क्लाइंट देगा नहीं। उससे अच्छा दूसरी चीज में हम मेहनत करके बेनिफिट ले लेंगे या रैंकिंग ले आएंगे। ठीक है। और ये सारे पेजेस का लिंक कैसे चेक करेंगे सर? जैसे आपने कल साइट में का पूरा लिंक 1 बाय 1 दिखाया था, सीरियल वाइज से। वो तो टूल यूज करना है, मैनुअली हम बना नहीं सकते क्योंकि हमको कोडिंग नहीं आती। तो हमने कल एक टूल देखा था, XML साइट मैप जनरेटर। उसमें आप वेबसाइट का मेन डोमेन डालो, वो ऑटोमेटिक सारे पेज का एनालाइज करके सारे पेज को इस सीक्वेंस में कोडिंग करके प्रॉपर सेट कर देगा। हमको कुछ नहीं करना है। हाँ, सीक्वेंस हमको क्या मीन्स वो करना है। हाँ, सीक्वेंस मीन्स वो होम पेज का कितने पेजेस हैं, और सपोज और जितने भी कोर्सेज के हैं उसके वाइज सीरियल वाइज से करेगा, 1 2, पेज नंबर 1, पेज वो नंबर अपने 2। हिसाब से रैंडम करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो होम पेज हमेशा नंबर 1 पे रखेगा। उसके बाद कौन सा पेज कहाँ पे आ रहा है उसकी गारंटी नहीं है, वो अपने हिसाब से क्रॉल करके वो सेट करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसने जो भी साइट मैप बना के दिया उस साइट मैप को डाउनलोड करके हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट करते हैं। जिसके लिए मैंने बोला था कि हम क्या यूज करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं। वहां पे जाके आप क्या करते हो, आपको लगता है कि आपके टूल ने सपोज अबाउट अस पेज को हायर प्रायोरिटी दे दी है, बट आपको पता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप पोजीशन भले वही रखो, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ क्या चेंज करते हैं, चेंज फ्रीक्वेंसी। उसने क्या लिखा हुआ है और पेज की प्रायोरिटी, सिर्फ उतना ही चेंज करना है। बाकी आपके इस साइट मैप में उसका सीक्वेंस कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि गूगल ने या उस टूल ने चेंज फ्रीक्वेंसी क्या सेट किया है और पेज की प्रायोरिटी, वो हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। वो भी उसी पेज का जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, क्योंकि उसी को तो आपको हायर प्रायोरिटी में रखना है, बाकी को तो आप रैंडम कुछ भी रहेगा चलेगा। और उसके बाद आप उसको क्या करते हो, डेवलपर को भेजते हो कि वो अपने वेबसाइट में अपलोड करे। और वो अपलोड होगा उसके बाद ही आप क्रॉस चेक करते हो कि उसने सही तरीके से किया है कि नहीं, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। और ये क्रोलिंग सर डेवलपर से पूछ के, वो है मतलब ये डेली मंथली जो करना है वो डेवलपर करके देता डेवलपर है? को कुछ नहीं पता होता, वो हमको ओके। डिसाइड करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का काम हम कर रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल चीजें इसलिए हमको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ती है कि भाई इसको तो वेबसाइट में अपलोड कर या इसका प्रायोरिटी ऐसा चेंज कर। लेकिन जो टूल आपको मैं बता रहा हूँ वो टूल से हमको पता है कि इजी है, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो हम खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, बस डेवलपर आपकी कहाँ हेल्प करेगा, आप जहां बोलोगे उस फाइल को वहां पे अपलोड कर देगा बस। क्योंकि उस केस में हमारे पास नॉलेज भी होगा तो भी आपका सीनियर आपको सी पैनल का एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि पता है गलती से भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वेबसाइट बंद होने का चांस है, और उसका रिस्क वो नहीं लेंगे। ओके, तो एक चीज और सर, जो वेबसाइट पे साइट मैप दिखाए थे वो उसका मतलब क्या होता है? जो साइट मैप का एक पेज होता है। वो HTML साइट मैप है जो यूजर्स के लिए दिखता है। हर वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, बट जो बनाता है उनकी वेबसाइट पे दिखता है। ये सोच के कि यूजर वहां जाएगा तो उसको एक जगह वेबसाइट का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। बट यूजर को ही नहीं पता होता तो यूजर पहुंचेगा कहाँ से। तो उनसे उनको फायदा क्या है वो पेज बना के, क्योंकि गूगल तो हर पेज को क्रॉल करेगा। और जब गूगल आपके उस साइट मैप वाला HTML साइट मैप वाला जो पेज है जो यूजर के लिए आपने बनाया था उसको विजिट करेगा, तो वहां पे वो देखेगा कि आपने हर अलग अलग प्रोडक्ट के नाम पे एक लिंक दिया हुआ है उस प्रोडक्ट के पेज का। तो गूगल को इनडायरेक्टली पता चलता है कि वो जो पेज है जो आपने लिंक के थ्रू रिफर किया हुआ है वो किससे रिलेटेड है। जो नाम आपने लिखा हुआ है, मतलब जिस टेक्स्ट पे लिंक दिया हुआ है, वो जो टेक्स्ट है उससे रिलेटेड वो पेज बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा ट्रस्ट इंक्रीज होता है कि अच्छा ये पेज इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको गूगल को ट्रस्ट दिलाने में ज्यादा इजी होता है कि ये पेज उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तभी तो उस पेज के लिए उसकी रैंकिंग बढ़ती है। नहीं तो फिर उसकी रैंकिंग कैसे बढ़ेगी। ओके। क्लियर है। यस। और जो साइट मैप पे जैसे क्लिक करेंगे यूजर के लिए HTML, तो यूआरएल में शो करता है क्या वो? यूआरएल में शो हाँ करता है ना? दिखेगा, वो करेगा। HTML आपने बनाया है तो दिखेगा, जिसकी यदि मैं
HDFC का ही ओपन करो, इसको मैं क्लोज ओपन करता हूँ मेन डोमेन, और एकदम नीचे आता हूँ, कहाँ गया साइट में, भी ये रहा। इस साइट में पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, और ये दिखे जो भी उसमें कंटेंट बना हुआ है, यूजर को पूरा समझ में आएगा कि क्या बना है, कैसा बना है। बट यूजर यहाँ तक पहुंचे तब तो राइट। उसको जो चाहिए या तो वो सर्च करेगा या गूगल में जाके सर्च करेगा। तो जो पेज उसको चाहिए वो डायरेक्ट गूगल में मिल जाएगा, क्लिक करेगा तो वो पेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ तक जनरली नहीं पहुंचते, 100 में से 1-2 लोग आ गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम एज अ एसईओ पर्सन या डिजिटल मार्केटर ये पेज इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको कीवर्ड टारगेट करना है। इसलिए मैंने कल बताया था, मेरी वेबसाइट का पेज ओपन करके एसडीएम में अभी वो नहीं है इसलिए वो नहीं बता पाया था, कि हम किसी भी क्लाइंट के लिए करते हैं जब हमको पता है कि यूजर नहीं देखता, तो हम यूजर के हिसाब से पूरा डिजाइन करके यूआई यूएक्स प्रॉपर अट्रैक्टिव बना के नहीं करते। हम खाली कीवर्ड कीवर्ड वाला कंटेंट डाल के उसका पेज का लिंक डाल देते, खत्म बात। और उसको साइट मैप का जो नाम है वो नीचे फुटर में रखते हैं, क्योंकि ऊपर मेन्यू में रखोगे तो कोई ना कोई क्लिक करके देखेगा। फुटर वाली चीज बहुत कम देखते हैं। और वैसे भी आपका मोटो यूजर को दिखाने का नहीं है, आपको पता है कि उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो हम गूगल के लिए बनाते हैं, ताकि गूगल उस पेज को विजिट करे और कीवर्ड को एनालाइज करे कि ये पेज कौन से कीवर्ड के लिए ज्यादा रिलीवेंट है। तो हम हमारे हिसाब से एक पेज बेसिक बना के लाइव कर देते हैं। ठीक है सर। क्लियर? यस। ठीक है। और क्या था आपका डाउट? ये रोबोट। इंटरनल लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक अभी हम ऑफ पेज में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर डेटा मतलब क्या? सॉरी, स्ट्रक्चर यूआरएल, यूआरएल ये सर। आपने ऑडिट में पढ़ा था। स्ट्रक्चर यूआरएल वेबसाइट का हो या ना हो, इससे रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यदि कोई नया वेबसाइट बना रहा है और प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे यदि वो बनाता है, तो फ्यूचर में किसी पेज में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी में कुछ चेंजेस करना है, तो उस पेज को खोजना इजी हो जाता है। यदि बड़ी वेबसाइट है, यदि 15-20 पेज की वेबसाइट है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। बैकएंड में जाओगे तो 15 पेज की लिस्ट आ जाएगी, जिस पेज में एडिट करना है तुरंत मिल जाएगा। लेकिन वेबसाइट बहुत बड़ी है, तो उस केस में यदि हम प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज उसको बनाते हैं, तो हमको खोजना इजी हो जाता है कि अच्छा मेरे को ये प्रोडक्ट चेक करना है, तो इस कैटेगरी के अंदर होगा तो इसमें जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा। नहीं तो आप खोजते रहोगे इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। इसीलिए स्ट्रक्चर यूआरएल होना जरूरी हम बोलते हैं। तो ये इसलिए बताया गया है ताकि यदि कोई आप स्टार्टअप करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो, कोई ऐसा कस्टमर है जो स्टार्टअप कर रहा है और वो आपको पूछता है कि मेरे को वेबसाइट बनानी है, मेरे को इसका डिजिटल मार्केटिंग भी करना है, कैसे करूं, तब आप उसको सजेस्ट करते हो कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सा डोमेन लेना चाहिए, कौन सी होस्टिंग लेना चाहिए। आपने में भी स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा होगा डोमेन के बारे में, होस्टिंग के बारे में। तो वो चीजें आप उसको गाइड करते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब यूजर को आगे प्रॉब्लम। ठीक है। और robot.txt आपने कल ही पढ़ा था कि robot.txt क्या है? एक ऐसी फाइल जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट में कोई ऐसी चीज, मतलब कोई पेज, कोई फाइल, फोल्डर को ब्लॉक करना चाहते हो गूगल की क्रॉलिंग से, तो उसके लिए robot.txt की फाइल बनाते हो ताकि गूगल क्रॉल ना करे और उसके डेटाबेस पे वो कंटेंट ना जाए, ताकि पब्लिकली कोई सर्च करेगा तो वो ओपन ना हो जाए। ठीक है यस। जी। और एक कीवर्ड रिसर्च पे टॉपिक बनाओ ना सर। कीवर्ड रिसर्च पे टॉपिक को कैसे रिसर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एक तो। कीवर्ड रिसर्च पे कैसे रिसर्च कर सकते हैं? हाँ मतलब ठीक है। कोई अगर, हाँ उस पे कोई कीवर्ड हमें चाहिए तो कितने कैसे, प्राइमरी कीवर्ड्स वाला उस टाइप का थोड़ा सा डाउट होगा। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट के लिए यदि आपको काम करना है और आपको अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड निकालना है, तो पहली चीज तो एसईओ में कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से चार्ज होता है। आप गलत कीवर्ड का डिसीजन लोगे तो आप कितनी भी मेहनत करो, गलत कीवर्ड के लिए रैंक पे आ भी जाओगे ना, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको सर्च ही नहीं करते या बहुत कम सर्च करते हैं। तो आपने, बाकी लोग बताओ, अभी तक के आप लोगों ने जो भी कीवर्ड रिसर्च का पढ़ा है,
यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं, आप ही का पेज लेते हैं या आपकी वेबसाइट है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, मैं बोलता हूँ कि आपके कोर्स में जो नंबर 1 पे कोर्स है, कौन सा कोर्स है? सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग। इस ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको कीवर्ड निकालना है। कैसे निकालोगे और कौन कौन से तरीके? बताओ, जितना पता उसके हिसाब से बताओ, फिर कैसे निकालते हैं मैं बताता अ, पहले तो सर उससे निकालते हैं सर। ब्रेन हूँ। हाँ, हेलो। स्टॉर्म करके कीवर्ड्स पहले करेंगे कि क्या आता है, गूगल पे गूगल करके इसको, उसके बाद कीवर्ड प्लानर में जाएंगे, उसके उसके बाद वो ऐसा कुछ गूगल में कैसे सर्च करोगे? सर पहले तो हम पेज के प्रोडक्ट को देखेंगे कि हमें क्या, हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये कोई आपको दिख गया कि स्पेसिफिक आपका प्रोडक्ट ये है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स ग्राफिक आपका डिजाइनिंग प्रोडक्ट। इस एरिया से है, देन उसके अकॉर्डिंग हम जाके कीवर्ड प्लानर से जाके कीवर्ड सर्च करेंगे और उसमें जिसके भी क्लिक सबसे ज्यादा रहेंगे उसको अपने पेज पे ऐड करते हैं। ओके, ठीक है। अभी मेरा प्रोडक्ट है सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। अब मेरे को इस कोर्स के लिए या इस चीज को प्रमोट करना है, इसके लिए एसईओ करना है, मेरे को डिसाइड करना है कि इसके लिए कौन सा कीवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे सर्च करें। हो सकता है कोई ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस भी सर्च कर सकता है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट भी सर्च कर सकता है। अभी 3 तो मैंने बताया, ऐसे और भी कीवर्ड होंगे। बट कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ है जिसको आप प्राइमरी बनाओगे? क्योंकि पता चला कि आपने ये जो कीवर्ड निकाला है, यदि मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, सपोज इस कीवर्ड को हर महीने सर्च कर रहे हैं कितने लोग, हर महीने भी छोड़ो, रोज रोज सर्च कर रहे हैं 500 लोग। उसके बाद आपका दूसरा कीवर्ड है जहां पे मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस इन पुणे। इसको सर्च कर रहे हैं कितने लोग? रोज 1000 लोग। और दूसरा है ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट इन पुणे। इसको सर्च कर रहे हैं 800 लोग। ये कैसे पता चलेगा? जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर टूल यूज करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। बट आपने अभी तक के कोई टूल यूज नहीं किया है, आपको ये 3 कीवर्ड या तो कहीं से पता चला या आपने खुद सोचा कि ये 3 कीवर्ड है जो लोग सर्च कर सकते हैं। अब आपने बिना कुछ एनालाइज किए सपोज इस कीवर्ड के लिए इसको आपने बना दिया प्राइमरी कीवर्ड बिना कुछ सोचे। उसके बाद आपने इसको बना दिया सेकेंडरी कीवर्ड और इसको बना दिया आपने थर्ड। ठीक है। तो अब एक चीज देखो, आप सबसे ज्यादा मेहनत करो किसके पीछे? प्राइमरी कीवर्ड के लिए, डिजिटल मार्केट सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे के लिए। आपने मेहनत करके हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उसको नंबर 1 पे लेके भी आ गए। बड़े दिन नंबर 1 पे लेके आए तो कितनी ट्रैफिक आ रही है? 500 ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ सकती है। लेकिन जिस कीवर्ड में 1000 ट्रैफिक रोज आ सकती थी, उस पे तो आपने काम ही नहीं किया। या उससे ज्यादा 800 ट्रैफिक वाले भी सेकंड कीवर्ड था। और यही चीज मैं तीनों कीवर्ड के लिए काम करके वेबसाइट को रैंक पे ले आऊंगा, तो कहीं ना कहीं 1000 प्लस 500 प्लस 800 2300 ट्रैफिक रोज आपकी वेबसाइट पे आ सकती है, यदि आप तीनों के लिए नंबर 1 पे आते हो या टॉप पे आते हो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस प्रोडक्ट के लिए लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कितना सर्च वॉल्यूम है, कैसा है? तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो एक्सपर्ट यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? वो गूगल सर्च यूज करते हैं। कैसे गूगल सर्च यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल में डाला क्या, मेरा प्रोडक्ट है, मेरे को पता है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे। जो मेरे को पता है वो पहले मैंने डाला। अब डालने के बाद यहाँ से जो रैंक पे आ रहा है, मतलब इन्होंने एसईओ अच्छा किया होगा इसलिए रैंक पे आ रहा है। अब जितने लोग भी रैंक पे आ रहे हैं, इनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे कौन सा कीवर्ड यूज किया हुआ है वो एनालाइज कर। क्योंकि यदि ये नंबर 1 पे है या टॉप 10 पे है, इसका मतलब इन्होंने गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करके बहुत सही तरीके से एसईओ किया है, तब वो टॉप 10 पे है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स एंड कॉलेजेस इन पुणे, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये ग्राफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, मैक्सिमम कौन सा वर्ड मिल रहा है? ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिला और नीचे एक मिला है ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेनिंग क्लासेस इन पुणे। ये एक ही बार यूज हुआ है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स ज्यादा यूज हुआ है। वही चीज और भी जो है नीचे सेकंड पेज में उसमें भी दिख रहा है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स दिख रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ऊपर में सर्च में ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स डाला इसलिए वो टॉप पे दिख रहा है या वो नाम ज्यादा दिख रहा है। आप चेंज करके देखो। मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के बदले डाल दिया ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस इन पुणे। अब जो नंबर 1 पे आ रहा है उसका टाइटल क्या है? अभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, नीचे ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा कोर्स वर्ड यूज हो रहा है, मतलब इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जब बिना एनालाइज किए हम काम नहीं करेंगे तो बाकी लोग ने भी बिना एनालाइज किए काम नहीं किया होगा। तो जब लोगों ने ऑलरेडी मेहनत कर ली है और इस फील्ड के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसको प्राइमरी कीवर्ड बनाओ और उस पर फोकस ज्यादा करो। ठीक है। उसके बाद देखो कि कोर्स के अलावा कौन सा ऐसा वर्ड है जो ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग है तो वो वर्ड तो यूज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन में कोर्स यूज हो रहा है, क्लासेस यूज हो रहा है, कि एकेडमी यूज हो रहा है, इंस्टीट्यूट यूज हो रहा है, ट्रेनिंग यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है वो आपको देखना है। और उसके हिसाब से आप प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिसाइड करते हो। सर्च वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लोग अपने वेबसाइट में क्या यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत की होगी, पहला। दूसरा, जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड नीचे आपको आइडिया देता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं गूगल रिलेटेड रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो कि आपने ऊपर में ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस डाला है, लेकिन नीचे सजेशन किस चीज का आ रहा है? ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स और क्लासेस। मतलब कोर्स ज्यादा यूज हुआ है, क्लासेस कम यूज हुआ है। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स प्राइमरी बनाएंगे, सेकेंडरी बनाएंगे क्लासेस को। ठीक है। यही चीज जब आप यहाँ पे सर्च करते हो, तो जब आप सर्च करते हो तब भी यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं गूगल सजेशन। जब आप कुछ भी सर्च करते हो आधा डालते हो तो गूगल ऑटो कंप्लीट कर देता है। उसको ये लगता है कि आप उससे रिलेटेड ही सर्च कर रहे हो। तो जैसे ही आप डालते हो तो ये जो नीचे सजेशन दिखा है, ये वो कीवर्ड है जो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है। टॉप 10 सर्च आपको यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि गूगल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों से हमको कोई और टूल यूज करने की भी जरूरत नहीं। यहीं से आइडिया लग जाता है कि हमारे फील्ड से रिलेटेड या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग क्या क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं। और पहली चीज तो हमको लॉन्ग टेल यूज करना है, शॉर्ट टेल पे जाना नहीं। ठीक है। अब सिटी तो हम हमारे हिसाब से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन सामने का पूरा वर्ड क्या है वो यहाँ से मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कीवर्ड निकाल लिया बट फिर भी कंफर्म होना है, टूल यूज करना है, तो बहुत सारे टूल है। जैसे आप लोगों ने बोला गूगल कीवर्ड प्लानर टूल यूज किया हुआ है, तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर टूल यूज करता हूँ, मतलब ओपन करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद लॉग इन करता हूँ। ना लॉग इन करने के बाद, क्योंकि हमने कीवर्ड प्लानर टूल बोला इसलिए डायरेक्ट डैशबोर्ड में कीवर्ड फाइंड करने का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो डैशबोर्ड कुछ और आ रहा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आना है। जो भी कीवर्ड हमारे पास है या जो हमको पता है वो कीवर्ड यहाँ पे डालो। जैसे कि मेरे को पता है सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, आगे मेरे को नहीं पता, मैंने ये डाला। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस, सिटी, कौन सी सिटी में चेक करना है? फॉर एग्जांपल मेरे को पुणे में चेक करना है, तो इंडिया में हटा दिया, सर्च किया पुणे की, पुणे सिटी में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है। अब सेव। नीचे आप चाहो तो अपनी वेबसाइट का ग्राफिक डिजाइनिंग पेज का यूआरएल भी डाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट गेट स्टार्ट। इन केस आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक भी कीवर्ड का आइडिया नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप स्टार्ट विथ कीवर्ड के बदले स्टार्ट विथ वेबसाइट पे जा सकते हो। और आपकी वेबसाइट का जो भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के लिए आपको कीवर्ड निकालना है, उस प्रोडक्ट पेज का यूआरएल डाल दो और यूज ओनली दिस पेज करके गेट स्टार्टेड। तो गूगल क्या करेगा, आपके उस पेज को क्रॉल करेगा और उसमें से आइडिया लेके आपको बताएगा कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं, यदि आपको एक भी कीवर्ड नहीं पता तो।
और आपको यदि पता है तो जो भी पता है वो एक दो कीवर्ड डालो और उसके बाद गेट स्टार्टेड। जैसे गेट स्टार्टेड करोगे, मे बी आपने ये चीज पहले देख ली होगी, आपको नीचे पूरे कीवर्ड्स के लिस्ट आ जाएंगे। ये रहा, थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, ये पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल रही है। उसके बाजू में क्या दिखा रहा है, एवरेज सर्च वॉल्यूम, कि ऑन एन एवरेज हर महीने उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो जो कीवर्ड आपने दिया उस कीवर्ड के बारे में सबसे पहले दिखाता है। तो दिखा रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स को हर महीने 1000 से 10,000 के बीच लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद वाली चीज आपके अभी काम की नहीं है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमको ये दो चीज देखनी है, और ये आपको रेंज दे रहा है ना, ठीक है। यही चीज नीचे क्या दिखा रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स ऑनलाइन, इसको 100 से 1000 के बीच लोग सर्च कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग स्कूल, ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस, सर्टिफिकेशन डिजाइनिंग स्कूल ऑनलाइन, सर्टिफिकेशन ऑनलाइन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आपको यहाँ पे 809 कीवर्ड का आइडिया दिया हुआ है। आप चाहो तो नंबर ऑफ रो इंक्रीज करके भी देख सकते हो कि क्या क्या है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से देखने से अच्छा छोटा छोटा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये फाइल। तो ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा, प्रिपेयर हो रहा है, डाउनलोड हो गया, ओपन किया। ओपन होने के बाद ये, इसको हम बड़ा करते हैं, इधर की सारी चीजें से कोई मतलब नहीं। आप ये देखो कि ये जितने भी कीवर्ड की लिस्ट आपके सामने आई, 800 850, जो लोग अलग अलग सर्च कर रहे हैं, इस पूरे कीवर्ड में कौन कौन सा वर्ड कॉमन है और कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ है। लोग जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसमें कौन सा वर्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग तो बाय डिफॉल्ट दिखेगा, क्यों, क्योंकि वही प्रोडक्ट है या सर्विस है। लेकिन उसके कॉम्बिनेशन में क्या यूज हुआ है, कोर्स वर्ड ज्यादा यूज हुआ है, क्लासेस वर्ड ज्यादा यूज हुआ है, ट्रेनिंग वर्ड ज्यादा यूज हुआ है, इंस्टीट्यूट यूज हुआ है, ऑनलाइन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है। तो आप क्या करते हो, यदि आपको एक्सेल यूज करना आता है तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा के देख सकते हो कि इस पूरे चीज में, जैसे कि यदि मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको कस्टम फिल्टर लगाना आता होगा। एक- ठीक है, यहाँ पे ऑल को हटा दो। अब आप क्या चाहिए, सपोज कोर्स, तो यहाँ पे देखो कोर्स से रिलेटेड कितने कीवर्ड है, तो आपको यहाँ पे पूरे कीवर्ड की लिस्ट मिलेगी, ठीक है। ओके करोगे तो भी आपको फिल्टर हो जाएगा। तो आप देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है, आइडिया ले लो उससे। या तो यहाँ से कॉपी करके किसी और एक्सेल शीट में पेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो रोज है ये तो जहाँ 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 पे वो वर्ड से वाला आ रहा है, कॉपी करके पेस्ट कर दो, पता चलेगा कितने कीवर्ड में वो यूज हुआ है। फिर क्लासेस, फिर इंस्टीट्यूट, जो भी आपको लग रहा है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग तो कॉमन है। तो ये सब चीज करके आप ये एनालाइज करो कि पूरा जो आपका कीवर्ड है उसमें से ग्राफिक डिजाइनिंग तो हमको दिख रहा है कि कॉमन है, ये तो यूज हो ही रहा है। लेकिन इसके साथ कोर्स वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है कि क्लासेस यूज हो रहा है कि क्या, जो भी ज्यादा यूज हो रहा है उसको अपना प्राइमरी कीवर्ड बनाओ विथ आपका लोकेशन डाल के, ये हो गया आपका प्राइमरी। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी है क्लासेस इन पुणे, ये हो गया आपका सेकेंडरी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो आप गया हो गया थर्ड। इस तरीके से कम 3 या 4 कीवर्ड अपने फील्ड से रिलेटेड आपको निकालने हैं, मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड निकालने हैं, क्योंकि यूजर कुछ भी सर्च कर सकता है। और फिर वो 3 या 4 कीवर्ड को आपको ऑन पेज में यूज करना है या ऑफ पेज में यूज करना है। मतलब वो 4 या 5 कीवर्ड के लिए आपको काम करना है, ताकि यूजर कुछ भी सर्च करे वो 4 या 5 में से, लेकिन आपका पेज उस पर्टिकुलर 4 कीवर्ड के लिए टॉप पे आना चाहिए, ठीक है। ताकि यूजर कुछ भी टाइप करेगा और आपका पेज यदि टॉप पे आता है तो वहां से क्या होगा, ट्रैफिक आएगा, और जितना ज्यादा ट्रैफिक या इंक्वायरी आएगी उतना बिजनेस मिलने का चांस, ठीक है। तो हमको इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पहले कीवर्ड आइडिया निकालना है, मतलब कीवर्ड निकालना है, और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करना है। क्योंकि क्लाइंट को बोलोगे मैं कौन से कीवर्ड के लिए काम करूँ, क्लाइंट को एबीसीडी नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। आप बोलोगे 5 कीवर्ड मैंने निकाला, आप बताओ इस 5 में से किसके लिए करूँ, तो भी नहीं पता, क्यों, वो 5 कीवर्ड आपने कैसे निकाला वो भी उसको नहीं पता, उसमें से कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो भी नहीं पता। तो आपको यूज करना है, आपको एनालाइज करना है और पता करना है, ठीक है। वैसे ही कीवर्ड प्लानर टूल के जैसा KW फाइंडर है, ठीक है। फ्री में लिमिटेड दिखाता है, बट पेड में ज्यादा दिखाएगा, बट हमारे काम का जो है वो तो दिखा देगा।
ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर है, उबर सजेस्ट है, ऐसे बहुत सारे टूल है जो कीवर्ड एनालाइज करने के लिए यूज होता है। तो आप कोई भी एक टूल जिसमें आपका हाथ जम गया है, या गूगल सर्च यूज करके, जैसा भी है, आप एनालाइज करो, कीवर्ड प्लान करो और काम करो। और मेजरली देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस है जिसके लिए आपको कीवर्ड खोजना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि इसके लिए लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं। फिर भी आप गूगल कीवर्ड प्लानर टूल यूज करोगे, बहुत है, आपको वहां पे लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से फिल्टर लगा के आप प्राइमरी सेकेंडरी निकालोगे। और दूसरा गूगल सर्च, ये दो टेक्निक यूज करो, आपको कीवर्ड निकालने के लिए अलग से कोई और टूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ पे सबको? जी सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि बिना कीवर्ड काम नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज, पूरा जो एसईओ होता है उसका चार्ज कीवर्ड पे डिपेंड करता है। हम किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, कैसे डिसाइड करते हो उससे कितना चार्ज लेना है या क्या करना है? तो पहली चीज, हम जिस तरीके से काम करते हैं मैं वो बताता हूँ। एसईओ का मिनिमम चार्ज फिक्स है, मिनिमम 10,000 रुपए क्या है, सर्विस चार्ज है, इसके नीचे हम काम ही नहीं करते एसईओ, पहला। दूसरा, इसमें भी हम अप टू 5 कीवर्ड, ठीक है, या 5 to 6 कीवर्ड मैक्स काम करेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं करते। ठीक है, मतलब मिनिमम सर्विस चार्ज फिक्स है, मिनिमम कीवर्ड फिक्स है। आप 3 कीवर्ड के लिए बोलोगे तो भी 10,000 रुपये लगेगा, 5 कीवर्ड के लिए बोलोगे तो भी 10,000 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन यदि सपोज किसी का 5 प्रोडक्ट है, अब 5 प्रोडक्ट है मतलब 5 कीवर्ड तो होगा नहीं, हर प्रोडक्ट के लिए 3 से 4 कीवर्ड है। यदि मैं एवरेज 4 भी मान लू, मतलब 5 चौक 20 कीवर्ड हो गया, 20 कीवर्ड्स के लिए आपको काम करना है। तो आप क्या करते हो, आप 20 कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम देखते हो कितने लोग टॉप पे आ रहे हैं, और एनालाइज करते हो फर्स्ट सेकंड पेज में जो भी कंपनीज आ रही है वो उस सिटी में अवेलेबल है कि नहीं है। कौन से सर्च पेज के बाद आपका बिजनेस लिस्टिंग साइट आ रही है, मतलब जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ऐसी वेबसाइट आ रही है जो प्रोडक्ट बेचती नहीं। ये सब चीज से आप क्या एनालाइज करते हो, कंपटीशन कितना है मार्केट में, क्योंकि सिटी वाइज सेम प्रोडक्ट का कंपटीशन वेरी कर सकता है। पुणे में हो सकता है उसी चीज का कंपटीशन ज्यादा हो, मुंबई में कम हो, या हो सकता है नासिक में एकदम कम हो, कंपटीशन ही नहीं है, 2 महीने में नंबर 1 पे आ जाओ। तो अलग अलग सिटी, कंपटीशन सब मैटर करता है। तो उसको एनालाइज करके पर कीवर्ड का जो मंथली चार्ज होता है वो मिनिमम 1,000 से लेके, कुछ जगह 500 भी लेते हैं तो 500 कर देता हूँ, 500 से लेके 4,000 रुपीज पर कीवर्ड पर मंथ आपका चार्ज होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा, कंपटीशन कम है तो कम में भी कर लोगे। तो मैंने बोला कि एवरेज आपका प्राइस आ रहा है कि 1,500 रुपीज में आप काम करोगे, मतलब एवरेज, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 20 कीवर्ड्स के लिए करना है, तो हो जाएगा आपका 30,000 रुपये, आपका सर्विस चार्ज हो जाएगा पर मंथ। और ऐसा नहीं कि आप 20 कीवर्ड्स के लिए काम कर रहे हो, 30,000 रुपये ले रहे हो तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। हर पेज का कॉम्पिटिशन हर प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करेगा। तो हो सकता है साल भर लगे, हो सकता है 8 महीना लगे, हो सकता है 6 महीना लगे, हो सकता है 1.5 साल लगे। तो आपको पहले ही क्लाइंट को बताना पड़ता है कि जिस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आप काम कर रहे हो उस पे रैंक पे आने में हम कभी भी नंबर 1 प्रॉमिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता कि जो बंदा नंबर 1 पे बैठा है वो कितने साल से उसके लिए काम कर रहा है और कितनी स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, तो हम हमेशा फर्स्ट पेज मतलब टॉप 10 में उसको लाने का प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि सीरियस लेवल पे टॉप 5 टॉप 6 लोग काम करते हैं, उसके बाद वाले उतना सीरियसली उतना एफर्ट जनरली नहीं डालते। तो हम टॉप 10 पे आ सकते हैं यदि हम मेहनत करें तो, बट कितना टाइम लगेगा ये हमको भी नहीं पता होता, क्योंकि जब आप काम करोगे तो समझ में आएगा आपकी स्पीड कैसी है, कितना बैकलिंक सबमिट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे सबमिट कर रहे हो, सब मैटर करता है। तो हम एक रेंज देते हैं, हमेशा कभी फिक्स नहीं देते, रेंज देते हैं। हमको लगता है कि यार 8 महीने में 9 महीने में हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जब आप आगे ऑफ पेज पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप एक रेंज निकालते हो कि हमको कॉम्पिटिटर को बीट करने में कितना टाइम लग सकता है, कैसा है, और फिर रेंज देते हो कि 6 महीने 8 महीने, या 6 से 8 महीने लगेगा, या 8 से 10 महीने लगेगा। हमेशा 2-3 महीने का गैप लेके चलते हो रेंज में, ताकि आप उसको ये ना लगे कि आपने 8 महीने बोला था, आपने 8 से 10 महीने बोला था, तो हो सकता है 9 या 10 महीने में रिजल्ट आ जाए। तो वो आप बोलते हो, तो पहले ही उसका माइंड सेट करा देते हो कि यदि 8 से 10 महीने यदि आप एसयू करा रहे हो, 30,000 रुपये आपको हर महीने पे करना है, मतलब 8 महीने तक या 10 महीने तक 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, ये माइंड पे लेके चलना है।
यदि आप बोलोगे 2 महीने बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो 2 महीने काम कराने के बाद आपने 30-60 हजार रुपये पे कर दिया, वो 60 हजार रुपये गया दुबत खाते में। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद काम ही नहीं करोगे तो पूरा मतलब जीरो हो जाएगा, काम ही नहीं आएगा आगे। तो इससे क्या होगा? सामने वाले का पैसा भी गया, आपका नाम भी खराब होगा। तो बेटर है कि एससीओ के केस में पहले ही क्लियर कर दो कि भाई इतना टाइम लगेगा, इतना चार्ज पे करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपको 10 महीने तक कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आप हर महीने पेमेंट करो, नहीं। आपको हर महीने एक रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें पता चलेगा आपको कि हमने कितना काम किया। कितना काम किया इन द सेंस, उसको वो नहीं समझ में आएगा आपने क्या किया कैसे किया। वो रिपोर्ट में जो रहता है वो ये रहता है कि उस कीवर्ड के लिए ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, जिसको आप एक बार एक्सप्लेन करते हो कि इसका मतलब क्या है, ताकि हर महीने वो रिपोर्ट देख के समझ जाए कि जो आप काम कर रहे हो उससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको हम कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हर महीने क्लाइंट के पास जाता है, और काम स्टार्ट होने के पहले भी एक बार जाता है कि अभी उस कीवर्ड के लिए उसकी पोजीशन क्या है, और हर महीने काम करने के बाद ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। जनरली उसको कीवर्ड में डिफरेंस या रिपोर्ट में चेंजेस 2 महीने बाद दिखता है। आज आपने चालू किया तो 1 महीने में तुरंत डिफरेंस आएगा, चांसेस कम होता है, बट सेकेंड मंथ से डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि उसको लगे कि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ, उसका रिटर्न मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तभी वो पेशेंस रख के उतना काम करता है, अदरवाइज लोग एससीओ पे नहीं कराते। ठीक है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, वो नहीं कराता। ठीक है, जो उसका पावर समझता है वही इन्वेस्टमेंट करता है, वही टाइम देता है और काम करता है। तो ये समझाने का मतलब ये कि यदि आपने एससीओ अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो यदि आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हो, तो एक या दो क्लाइंट भी आपको यदि मिलता है प्रॉपर समझाने के बाद, भले मेहनत लगे, बट यदि मिल गया, तो कम से कम 8-9 महीने साल भर टेंशन फ्री, आपको और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भागना नहीं पड़ेगा। 2 क्लाइंट भी मिला तो 2 क्लाइंट का हर महीने का जो भी चार्ज होगा, उतना तो आपको फिक्स महीने का मिलना ही है ना, 8 महीने तक या 10 महीने तक। आपने अच्छा किया तो हो सकता है वो कंटिन्यू कराए, क्योंकि जिस दिन आप काम करना बंद करोगे, 10 महीना आपने काम किया, तो ऐसा नहीं कि 11वें महीने से रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी। 10 महीना काम करके आपने उसको रैंक पे ले आया, तो 2-4 महीने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पोजीशन फिक्स रहेगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रैंकिंग वापस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे, एकदम से डाउन नहीं होता, बट धीरे धीरे पोजीशन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके कंप्यूटर काम कर रहे हैं। तो आपको कंटिन्यू बना रहना है, तो एससीओ कंटिन्यू कराना पड़ेगा, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो एक क्लाइंट उसको एक मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यू एससीओ कराएगा, तो आपको कंटिन्यू उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं कराएगा तो उसी का लॉस है। ठीक है, तो ये आप क्लाइंट अपने हिसाब से। वेट कराएगा सर, वेट करता है क्या 1 साल, 6 महीने, 1 साल? हाँ, क्लाइंट वेट, वेट करता है जिसको क्या? उसका पावर पता है वो वेट करता है, जिसको नहीं पता वो एससीओ करवाता ही नहीं, या एक्सपेरिमेंट के लिए 1-2 महीना कराएगा, पेशेंस नहीं होता, 2 महीने बाद काम बंद, 3 महीने बाद काम बंद होता है हमारे साथ भी, कि क्लाइंट समझेगा नहीं तो फिर आप क्या करो। 1 साल तक वेट। ठीक है, तो आपको लगता है कि उसको पेशेंस नहीं है, तुरंत टॉप पे आना है, कोई बात नहीं, उसके लिए गूगल एड रन करो। आज पेमेंट करेगा तो नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई सर्च करेगा तो उसका ऐड पहले दिखेगा, मतलब नंबर 1 पे दिखेगा। जिस दिन पेमेंट करना बंद किया, आप ऐड रन करना बंद करोगे, वापस गायब, फर्स्ट पेज से ही गायब। ऐसा नहीं कि रैंकिंग ड्रॉप होगा, ऐड नहीं दिखेगा, मतलब आपको उसका ऐड ही नहीं दिखेगा। कोई भी सर्च करेगा तो टॉप 10 छोड़ो, उस पेज में नहीं दिखेगा। तो या तो फिर वैसे करो, हमेशा ऐड रन करो, तो हमेशा नंबर 1 पे रहोगे, तुरंत रिजल्ट दिखेगा। तो क्लाइंट वेरी होता है, और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसका एससीओ करने का कोई मतलब भी नहीं होता, तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप गूगल आईडी रन करो। ठीक है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो जैसा क्लाइंट वैसे उसको सजेशन देते हो कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना चाहिए। अभी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से आप अलग अलग सजेशन देते हो कि अभी आपको ये करना है, तो पहले आप ये काम करो फिर ये करो। लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आप ऐसा करो। तो जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से बिजनेस के लिए किस टाइप से क्या सजेशन देना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के लिए आइडिया ले सकते हो कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए कैसे काम करना चाहिए ताकि मेरा बिजनेस ग्रो। बट प्रैक्टिकली करोगे तो ठीक है, कुछ नहीं करोगे तो टॉपिक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस इतना पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस पता नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, तान्या जी मेरे ख्याल से आज आप
क्लास में आए हो, इतने दिन से क्लास नहीं दिख रहे थे। आपको कुछ समझ में आया? वो भी शांत है। ठीक है, तो फिर ऑफ पेज आज स्टार्ट नहीं करते क्योंकि लगभग टाइम होने वाला है। स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास में देखते हैं। कल भी क्लास मैं ही लूंगा, शायद रोहित सर इस वीक बाहर है इसलिए वो ले नहीं पा रहे। मंडे से रोहित सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग डाउट पूछोगे तो डाउट क्लियर होगा, नहीं तो आगे का टॉपिक बढ़ के हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कल ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। कोशिश करना कि ऑफ पेज स्टार्ट होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो टास्क आप लोगों को मैंने दिया है या मेरे पहले जो भी फैकल्टी ने आप लोगों की क्लास ली है उसमें जो भी बताया और उसमें कुछ भी टास्क मिला है तो वो टास्क करो। कहीं कोई दिक्कत आता है, कुछ समझ में नहीं आता तो उसको क्लियर करो, क्योंकि ऑफ पेज में पहुंचोगे तो ऑन पेज प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑन पेज भूल जाओगे। और ऑफ पेज 1-2 दिन में क्लास हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, मतलब एससीओ खत्म। ठीक है, और उसके बाद जब टॉपिक आएगा सोशल मीडिया का तो एससीओ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आप डेली यूज करते हो, इंटरेस्ट ज्यादा आएगा उसमें। और नो डाउट वो उतना हेडेक वाला या टेक्निकल या कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हो सकता है ज्यादा इंटरेस्ट आए तो पूरा एससीओ भूल जाओ। तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आए तो पूछते जाओ और फिर आगे बढ़ो। ठीक, सर चलो, तो यहाँ तक पूरा प्रैक्टिस करो, बाकी फिर कल देखते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे आपकी क्लास रहेगी। कुछ पूछ सकते हैं सर? कोई डाउट सर है? हाँ बोलिए। रियल इस्टेट के लिए प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं सर एसईओ के लिए? सपोज मेरा बिजनेस ही है रियल इस्टेट का। रियल एस्टेट के लिए ना एससीओ काम नहीं आता, रियल एस्टेट के लिए गूगल एड्स और फेसबुक एड काम आता है। हाँ, तो उसके लिए लैंडिंग ठीक है, पेज बनाना पड़ेगा सर। हाँ, क्योंकि आपके फील्ड के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम्म। और दूसरी चीज की रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि लोग एससीओ, सपोज आप एससीओ करना चालू भी करते हो, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट आज आप काम चालू करते हो एससीओ के लिए, 2 BHK 3 BHK फ्लैट के लिए रैंक पे लाने के लिए, आपने वेबसाइट बना लिया, सब चीज कर लिया, तो आप खुद सोचो कौन से प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के लिए आप काम करोगे। जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम करोगे वो प्रोजेक्ट हो सकता है 2 साल तक आपने एससीओ किया रैंक पे लाने के लिए, लेकिन 2 साल में तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। या हाँ, हो वो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट लगभग क्लोज होने आ जाए, नया प्रोजेक्ट चालू हो जाए। हम्म, तो उस केस में आप एससीओ करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट ऐड रन करोगे कि किसी को वो चाहिए तो उसको ऐड दिखे, वो आपके पास इंक्वायरी करे और डील क्लोज करे, जैसा भी है। आपको लीड पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, यदि आप एज अ ब्रोकर का काम कर रहे हो, आप खुद डेवलप नहीं करते हो, आपने एक टाई अप किया हुआ है अलग अलग रियल एस्टेट कंपनी से कि मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपके लिए काम चैनल करूंगा, पार्टनर, टू चैनल वैसा कर पार्टनर। रहे हो, तो वहां पे आप एक वेबसाइट अपने नाम से बना सकते हो, जहाँ पे 2 BHK 3 BHK रेसिडेंशियल कमर्शियल जो भी है उसके लिए सेपरेट पेज बनाओ, जहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट का जिसका भी आपने टाई अप किया है उनका 2 BHK का 2 BHK वाले में, 3 BHK का 3 BHK वाले में वहां डाल के मेहनत करोगे तो 2 साल के बाद यदि वो रैंक पे आएगा भी तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पे मल्टीपल प्रोजेक्ट की डिटेल है। जैसे आपका 99 एकड़ हो गया, आपका मकान.com हो गया, या जितने भी रियल एस्टेट के डायरेक्टरी साइट्स है, बिजनेस लिस्टिंग साइट है, वो लोग करते हैं, तो बेनिफिट होगा। अदरवाइज गूगल एड्स आपके काम का है। बट वो 2 या 3 महीने के बाद चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जैसे एक बिल्डर ने 100 फ्लैट ओपन किया, ओपन वो 1 2 महीने 3 महीने के बाद वो बिक जाते हैं, सोल्ड आउट हो जाते हैं। हाँ, चले आते जी। राइट, तो तो फिर उसमें उसको अपडेट बहुत ज्यादा रहता है, तो हम्म। आपको उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी जो भी आप नाम से प्लान कर रहे हो, और उसमें कंटेंट ऐसे रखना पड़ेगा कि जो कुछ सेक्शन चेंज भी होता है तो फर्क ना पड़े, क्योंकि जो मेन कंटेंट है, जिस जो चीज आप बोलना चाह रहे हो वो कंटेंट फिक्स रहे, और खाली प्रोजेक्ट चेंज हो। एक रियल एस्टेट वाले का प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, कोई बात नहीं, उसको वहां से हटा के दूसरे का तो रहेगा। एनी टाइम कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-5 रियल एस्टेट वाले का तो प्रोजेक्ट वहां पे डिस्प्ले रहेगा, उसको रोटेट करते जाओ, चलेगा। बट एससीओ किसका कर रहे हो? आप प्रोजेक्ट का नहीं कर रहे हो। एससीओ आप उस 2 BHK 3 BHK जो भी आपका फ्लैट है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज है या रेसिडेंशियल है उसका कर रहे हो, ताकि प्रोजेक्ट चेंज होने पे प्रॉब्लम ना आए। तो आपके लिए काम का है, लेकिन
पेशेंस वाला काम है, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर 99 एकर्स है। ठीक है, और भी बहुत सारे हाउसिंग.com है, तो इनको बीट करना इजी नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, तो टाइम लगेगा, बट उस पैटर्न पे जाओगे तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज मतलब नहीं। लैंडिंग पेज का डोमेन चेंज कर सकते हैं सर क्या फ्यूचर का? लैंडिंग पेज का डोमेन चेंज कर सकते हैं, डोमेन बार बार चेंज करना भी सही नहीं होता। आप कोई भी नया बना रहे हो, आप डोमेन ले सकते हो, आप लैंडिंग पेज अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट का बार बार डोमेन चेंज करोगे, ट्रस्ट वैल्यू गायब हो जाता है। और दूसरी चीज, एसईओ में खासकर उसका बेनिफिट नहीं होता। आप लोगों ने मे भी पढ़ा होगा, मैंने शायद ऑन पेज में वो पॉइंट डाला नहीं, डोमेन का एज और डोमेन का लेंथ ये भी मैटर करता है आपकी एसईओ में रैंक को लाने में। जितना पुराना डोमेन होगा उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है और उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। खुद सोचो ना, आप किसी जॉब में जा रहे हो या आप जॉब कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या आपका फ्रेंड कोई जॉब कर रहा है, आपको पता होगा जॉब का कल्चर, आपने आज कोई नई कंपनी में ज्वाइन किया और 2 महीने के बाद आप एडवांस मांगोगे किसी भी रीजन से, और वहीं पे आपके साथ कोई ऐसा कलीग है जो 5 दिन पहले या 10 दिन बाद एडवांस की डिमांड करता है, लेकिन उसको 5 साल हो चुका है, अमाउंट हो सकता है आपसे ज्यादा हो, आपने कम मांगा हो, लेकिन फिर भी 5 साल जो एम्प्लॉय हो चुका है उसको मिलने का चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू आपको। क्यों? ट्रस्ट वैल्यू, आपको अभी भी टाइम हुआ है, कोई भरोसा नहीं आप गायब हो गए तो। लेकिन वो 5 साल से है तो उनको पता है उसका कल्चर कैसा है, वो कैसे काम कर रहा है, कितना मेहनती है, उसके बेस पे डिसाइड करते देना है कि नहीं देना है। तो जितना पुराना हो गया उतना ज्यादा वैल्यू आएगा, नए नए में कोई ट्रस्ट नहीं आता। तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल लाइफ जो होती है उसी के हिसाब से चलता है। बढ़िया ही है, आप कंपेयर करके चलो तो आपको समझना भी इजी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। नहीं तो आप ऐसे देखोगे ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, तो भूल जाओगे। लास्ट क्वेश्चन है ठीक है, सर मेरा। ठीक है, सर तो एक लास्ट सबसे क्वेश्चन है मेरा। रिक्वेस्ट है, बोलिए। जैसे वो होस्टिंग लेते टाइम कुछ ऑप्शन दिखता है, ऑफर दिखता है कि 50 वेबसाइट फ्री होगा, ये होगा, तो एक अकाउंट के लिए होता है सर या इंडिविजुअल अकाउंट, मतलब अलग अलग अकाउंट के लिए होस्टिंग लेते टाइम? वेबसाइट फ्री नहीं होता है, वेबसाइट जैसे GoDaddy में लेते हो तब वो देता है आपको कि आप ये डोमेन ले रहे हो तो इसमें ये वेबसाइट फ्री में बना सकते हो, लेकिन जो वेबसाइट की आप बात करो ना वो होस्टिंग पे आता है, हाँ कि आप होस्टिंग। जब होस्टिंग प्लान लेते हो तो कितनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हो। ठीक है, होस्टिंग प्लान में आता है कि आप 15 GB लेते हो, जैसे कि मैं आपको GoDaddy ओपन करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं होस्टिंग पे आता हूँ, वेब होस्टिंग पे आते हैं। यहाँ पे देखो नीचे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ एक वेबसाइट। स्टार्टर प्लान है 79 पर मंथ, तो आपको दिखा रहा है 1 वेबसाइट। यही चीज 199 रुपीज पर मंथ 1 वेबसाइट, लेकिन आपको स्टोरेज ज्यादा दे रहा है, ये 25 GB दे रहा है, वो 10 GB दे रहा था। यही चीज वेब होस्टिंग डिलक्स में आओगे तो 259 रुपीज पर मंथ में 10 वेबसाइट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 वेबसाइट आप बना सकते हो, इसका मतलब ये कि 10 अलग अलग डोमेन को आप एक ही सर्वर से लिंक करके काम चला सकते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, वही चीज आगे जाओगे तो यहाँ पे बोल रहा है 25 वेबसाइट को लिंक कर सकते हो, और अपग्रेड प्लान लोगे तो अनलिमिटेड डोमेन आप इंक्लूड कर सकते हो। तो वो डोमेन होता है, होस्टिंग के समय होता है, डोमेन खरीदते वक्त ऐसा कोई ऑप्शन नहीं डोमेन एक ही रहता है? आता। हाँ, डोमेन एक ही रहता है? डोमेन के समय यहाँ से डोमेन खरीदने जाओगे तो वो आपको उस पे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना फ्री में देगा, या प्रीमियम वर्जन पे आपको कुछ ऑफर देगा, वो बात अलग है। बट आप डोमेन होस्टिंग कहीं से भी लो, आपको जिस लैंग्वेज पे वेबसाइट बनानी है, जैसी वेबसाइट बनानी है, आप बना सकते हो। वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे स्पेसिफिक, तो वर्डप्रेस के अलावा कोई लैंग्वेज पे आप वेबसाइट नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो बेटर है क्या वर्डप्रेस होस्टिंग पे ना जाओ, आप नॉर्मल होस्टिंग पे जाओ, और उस पे आपको जिसमें बनाना है उसमें बनाओ। फ्यूचर में आपको लगता है टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, मेरे को ये लैंग्वेज छोड़ के दूसरे लैंग्वेज पे जाना है, आप जा सकते हो। लेकिन आपने वर्डप्रेस होस्टिंग ली, तो वर्डप्रेस के अलावा कोई और लैंग्वेज पे शिफ्ट होना है फ्यूचर में तो पॉसिबल ही नहीं है, होस्टिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सर, जी बोलिए। होस्टिंग जब तक हम लोग यूज वेबसाइट फंक्शनल होती है हम यूज करते तब तक का ही पे करते हैं ना होस्टिंग के लिए? आप
उल्टा बोले, जब तक आपने पेमेंट किया है कि मेरी वेबसाइट इतने दिन तक चलेगी, तभी वेबसाइट लाइव रहेगी। जिस दिन आपने पेमेंट बंद किया, मतलब 1 साल का टाइम रहता है, आपने आज पेमेंट किया तो 1 साल तक चलेगी। अब जैसे कि GoDaddy में आपको मंथली बता रहा है, लेकिन चार्ज एक साथ 1 महीने का लेगा, सॉरी 1 साल का लेगा। ठीक है, आप मंथली भी दोगे तो ये रेट चेंज हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिस दिन जिस मंथ पेमेंट करोगे उस मंथ आपके वेबसाइट लाइव रहेगा। जिस मंथ आपने पेमेंट नहीं किया, वेबसाइट बंद हो जाएगी। भले आपका डोमेन 1 साल के लिए है, लेकिन आपने 6 महीने बाद होस्टिंग का पेमेंट बंद कर दिया, 7वें महीने वेबसाइट लाइव नहीं रहेगी। ठीक है सर। सेम उसका उल्टा, होस्टिंग आपने 1 साल के लिए लेके रखा, एक साथ पेमेंट कर दिया, और डोमेन आपने रिन्यू करना भूल गए, तो वेबसाइट बंद हो जाएगी। मतलब डोमेन और होस्टिंग एक साथ लाइव रखना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू रखना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक्सपायर हुआ, वेबसाइट बंद। आपके पास 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है डेट ऑफ एक्सपायरी से। यदि आपने उसके पहले उसको रिन्यू कर लिया तो ठीक, नहीं तो वो नेक्स्ट 10 to 15 डेज में ओपन हो जाता है मार्केट में, डोमेन के केस में। और गलती से किसी और ने वो डोमेन खरीद लिया, उसके बाद आप कुछ भी करो, वो डोमेन आपको नहीं मिलेगा, आपका वेबसाइट बंद, और उस डोमेन पे कोई और अपने लेवल पे वेबसाइट बना सकता है। और यदि आप उसको लेना चाहते हो तो फिर वो जितना बोलेगा उतना आप पे करोगे, तभी आपको डोमेन वापस मिलेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप वो गलती ना करो। ठीक है सर। ठीक, और किसी को कोई डाउट है? तान्या जी, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा ट्राई करो, बाकी फिर कल ऑफ पेज स्टार्ट करते हैं, और कोई डाउट रहेगा तो कल भी क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।